मैं के.एस. चौहान जीएस वाला में आप सबका स्वागत करता हूं। ये 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैराथन प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और इसी तरह से प्रैक्टिस सेट चलाते चलाते आज हमारा ये तीसरा दिन है जो हम आपकी सेवा में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। बच्चों ध्यान रखेंगे कि ये पेपर या ये सेट आपके हर किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और अपने इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है। आपको कंटेंट की कमी नहीं मिलेगी, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। और वीडियो के एंड में हम आपके लिए एक खेल, एक स्पोर्ट्स के बारे में, उसके कप के बारे में, स्टैटिक पोर्शन को कवर कर रहे हैं और बहुत ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं, आप उसको भी जरूर देखें। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने इस क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको कलर की ओर ले चलते हैं और आई थिंक आपको पसंद आएगा सबसे ज़्यादा ये आपको रेड कलर देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन समझे, विक्रम संवत की बात कर रहा, कब से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए 78 AD जिसको कनिष्क ने शुरू किया, कनिष्क। 57 BC, देखो ये BC है बच्चों। जो चंद्रगुप्त उज्जैन का एक राजा था, उज्जैन का राजा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य था, ध्यान रखें, जिसने शकु को हराया। और 319 AD ये बच्चों गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया। और 622 AD इसे हिजरी संवत कहते हैं, हिजरी संवत, जिसमें मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की ओर चले थे। लेकिन इसे पूछा है विक्रम संवत, तो विक्रम संवत मतलब विक्रम ने, राजा विक्रमादित्य ने ही इसको शुरू किया होगा। तो अगर विक्रमादित्य ने शुरू किया तो ऑब्वियसली आपको पता चला कि ये 57 BC था। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि 78 AD, तो ये तो है AD और प्लस 57 BC, क्योंकि BC है तो BC मतलब 0 से उल्टा और AD मतलब 0 के बाद प्लस में रहेगा और ये जो BC है माइनस में रहता है। तो दोनों के अंदर अगर डिफरेंस पूछता है, अंतर पूछेगा, तो आपको सिर्फ करना क्या है, दोनों को ऐड करना। तो ऐड अगर करेंगे तो कितने ईयर्स, आंसर 35 ईयर्स का अंतर आएगा। बात समझ में, 135 वर्षों का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो सही आंसर हुआ आपका बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। अब देखो, बुद्ध काल की मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड वॉज द स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ बुद्धा मेड। अब महात्मा बुद्ध की अगर मूर्ति की बात करते हैं तो बच्चों एक मथुरा जगह है, मथुरा। सबसे पहले देखेंगे ये किससे संबंधित। आपको पता है कनिष्क, और कनिष्क कौन थे, तो इसे सेकंड या द्वितीय अशोक कहते हैं, द्वितीय अशोक इनको कहा जाता है। तो अगर हम ये बात करें तो बच्चों कनिष्क ने मथुरा के अंदर एक तो अपनी बिना सिर वाली मूर्ति बनाई, बिना सिर वाली मूर्ति, एक तो बिना सिर वाली मूर्ति कनिष्क की हमें यहीं पर मिलती है मथुरा के अंदर। फिर इन्होंने इसको मथुरा कला के रूप में विकसित किया, मथुरा कला।
मथुरा कला स्कूल के रूप में इन्होंने इसको ढाल दिया। अगर मथुरा कला के रूप में एक स्कूल बन गया, इसे कहते हैं स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अगर हम इसे कहते हैं तो ऑब्वियसली इन्होंने बुद्ध की मूर्ति बनाई, बुद्ध की खड़ी मूर्ति बनवाई। यहीं पर बोधिसत्वा की मूर्ति मिलती है, बोधिसत्वा कौन? जिनको ज्ञान हो गया महात्मा बुद्ध के बाद, वे ज्ञानी पुरुष जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ और जिन्होंने लोगों की सेवा की और उनको मोक्ष के मार्ग पर ले गए, उन्हें बोधिसत्वा कहा गया। तो इनकी मूर्ति मिलती है। और ये कनिष्क किस काल के थे? तो आंसर कुषाण काल। तो अब आपको पता चला। मथुरा से एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे बच्चों, मथुरा से एक पॉइंट आपको और जानने को मिलेगा, एक एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मथुरा एक ऐसा प्लेस था जो जैन धर्म से भी था जुड़ा, बौद्ध धर्म से भी था जुड़ा हुआ, और बच्चों हिंदू धर्म से भी ये जुड़ा हुआ था। तो तीनों धर्म से जुड़ा हुआ एक ही स्थान ऐसा मिलता हमें जिसे हम मथुरा कहते हैं। तो सही आंसर आपका हुआ आंसर बी। नेक्स्ट आता है बच्चों, जिसे कहते हैं अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल्ड कॉइन ऑफ द गुप्ता पीरियड? गुप्त काल की। तो बच्चों गुप्त काल में पहले हम देखते हैं कोड़ी। ऐसा माना जाता है, फाहियान कहता है, फाहियान जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में पाटलिपुत्र में आया, तो इसने कहा कि जो कोड़ी है ये भी व्यापार का माध्यम थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, व्यापार का माध्यम। लेकिन दिनार को अगर हम कहेंगे तो ये गोल्डन सोने के सिक्के था, सोने का सिक्का था, जो बड़े स्तर पर गुप्त काल की विशेषता थी। इस दिनार के अंदर, दिनार जो थी बच्चों ध्यान दें, गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के ढाले गए, जिसको दिनार कहा गया। निष्क मौर्य काल ध्यान रखें किस काल? मौर्य काल का सोने का सिक्का था। अगर हम पण की बात करते हैं तो ये पण भी मौर्य काल के सोने के सिक्के कहलाते थे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पण भी मौर्यों के काल की ही विशेषता थी। लेकिन पूछा क्या है? गुप्त काल, और स्वर्ण मुद्रा पूछी है, तो सही आंसर होगा दिनार। क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? हु इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस? अब बच्चों अगर मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो ये बहुत महान कवि थे, जिनका नाम था विशाख दत्त। इनकी दो किताबें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो मुद्रा राक्षस, और दूसरा है बच्चों देवी चंद्रगुप्त या गुप्तम संस्कृत में। लेकिन मुद्रा राक्षस इतनी महत्वपूर्ण किताब है कि इसके अंदर मौर्यों के बारे में पता चलता है। मौर्य काल का प्रशासन कैसा था? मौर्य काल का प्रशासन कैसा था, इस किताब से हमें मिलता है। अगर हम अशुभघोष की बात करते हैं, तो आपने सुना होगा अचानक एक शब्द देखो। आ का मतलब होता है अशुभघोष।
चा का मतलब होता है चरक और ना का मतलब होता है नागार्जुन। नागार्जुन ये सभी कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो सही आंसर हुआ हमारा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी थानेश्वर, याद रखें कहां से, थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी। अब बच्चों ध्यान रखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है कि हर्षवर्धन के बाद सम्राट हर्षवर्धन जिनका समय था 606 एडी से 647 एडी, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी पहली राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर बाद में ये अपनी राजधानी कन्नौज ले गए। कन्नौज ये अपनी राजधानी को ले गए। अब कन्नौज अगर ले गए तो यही बच्चों इनके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसान भारत आया। हुएनसान चाइना से, जो एक चीनी यात्री था, लेकिन ये केवल क्या करने आया बच्चों, ध्यान रखें नालंदा में पढ़ने आया। नालंदा विश्वविद्यालय में ये केवल पढ़ने आया था बिहार में, और वो ये देखने आया था कि भारत के अंदर हर्षवर्धन के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और प्रशासन कैसा है। ये काफी समय तक रहा और भारत के अंदर इसने हर्षवर्धन के शासनकाल की स्थिति को समझा। हर्षवर्धन के बारे में हमें कल्हण की जानकारी, कल्हण एक कवि थे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में रहते थे, और इनकी किताब थी बच्चों, ध्यान रखें ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, एक बार फिर से देखें। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और उन्हें हर्ष की तारीफ करते हुए हर्षचरित नाम की किताब इन्होंने लिखी। तो सही हमारा आंसर होगा बच्चों कन्नौज। कन्नौज इज द राइट आंसर। इंपोर्टेंट है अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है। ध्यान रखिए बच्चों, क्या पूछा, अंकुरवाट पूछा, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर है, और इसको बच्चों 1125 एडी में भगवान विष्णु की याद में एक महान शासक थे कंबुज के सूर्यवर्मन सेकेंड। कंबुज, जिसे कंबोज भी कहते थे, कंबुज के राजा जिनका नाम था सूर्यवर्मन सेकेंड। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और इस मंदिर के अंदर रामायण की सभी जो पूरी कहानियां प्रदर्शित की गई, रिप्रेजेंट की गई। इसलिए अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है, तो हमारा आंसर हुआ कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब स्टैटिक पोर्शन में हम पहुंचते हैं। आज हम स्टैटिक पोर्शन में हॉकी को कवर करेंगे। हॉकी में सबसे पहला आता है टीम में, हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आंसर 11 खिलाड़ी। अब इसके कौन कौन से कप है, तो समझेंगे महाराजा, आगा खां, रंग बाटे, ध्यानचंद, इंदिरा, नेहरू संघ। तो इंपोर्टेंट ध्यान रखिए कौन कौन से कप हो गए, तो महाराजा से महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा से आगा खां कप, रंग से रंगा स्वामी कप, बाटे मतलब बेटन कप, ध्यानचंद मतलब ध्यानचंद कप,
इंदिरा मतलब इंदिरा कप, और नेहरू मतलब नेहरू कप, और संघ मतलब सिंधिया कप। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद सबसे इम्पोर्टेंट, आगा खां बड़े इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रंगा स्वामी का मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको ये ध्यान रखना, अगर सारे याद नहीं होते कम से कम जो हमने सर्कल किए ये तो याद करने, बाकी तो आप सब रट्टा मारिए और सब कुछ आपका अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहीं से बच्चों इसी लेक्चर को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, और आप अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई मतलब जैसी भी आपको वीडियो लग रही है, अच्छी लग रही, बुरी लग रही, आप उस पर कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।